आई होप मेरी वॉइस आप सभी को आ रही है। आई थिंक कुछ नेटवर्क का इशू यहाँ पे लग रहा है। अगर वॉइस आ रही है तो आप यस करेंगे। ओके। तो आज हमारा जो नॉलेज सेशन होने वाला है वो है एक अच्छे माता पिता के वो कौन से 10 गुण हैं जो हमारे लिए जरूरी है। अब उसमें अपने आप को ये भी टिक करते जाना है कि कौन से 10 गुणों में से वो कितने गुण ऑलरेडी हमारे अंदर वो है। वैसे तो बहुत सारी चीजें होती है, वैसे तो माता पिता ऑलरेडी अपने बच्चों के लिए डेडिकेटेड रहती हैं। ये चीजें किसी विद्यालय में या यहाँ कहीं नहीं सिखाई जाती है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आज के जमाने के हिसाब से चेंज होनी जरूरी है, क्योंकि जमाना बदल रहा है। तो हमें भी थोड़ा बहुत बदलने की जरूरत है। तो शुरुआत करने से पहले तो सबसे पहले तो प्रयोग के लिए जैसे 10 गुण के बारे में बातचीत हो रही है, तो सबसे पहले तो 10 फोटो लेके आइएगा बाजार से। मतलब 8 फोटो लेके आइएगा। 8 फोटो तो किसी सेलिब्रिटीज की रखिएगा उनके सामने, और 2 फोटो अपनी रख दीजिएगा, अपने माता पिता जो आप दोनों हैं। तो उन 10 फोटो में से आप अपने बच्चे से पूछिए कि इन 10 में से आपको कौन सा है जो आपके लिए बेस्ट है। मतलब आपके लिए सुपर हीरो इनमें से कौन सा है। अब वो किसी और की फोटो पे अगर उंगली रख दे तो आप समझ जाइए कि सक्सेस अभी दूर है। क्योंकि एक माता पिता के लिए, एक बच्चों के लिए उसके माता पिता ही सबसे बड़े रियल हीरो होते हैं। उसके लिए पिता उसका सुपरमैन होता है, माँ उसके लिए सबसे बड़ी गुरु होती है। तो अगर वो उन दोनों फोटो को छोड़ के किसी भी 8 फोटो पे अगर वो उंगली रख दे, तो इसका मतलब हमने वो उतना काम नहीं किया अपने ऊपर जितना कि हमें करना चाहिए। यानी कि एक बच्चों के बिहाव पे हम वो सुपर हीरो नहीं बन पाए हैं। तो कहीं ना कुछ कमी जरूर रह गई है और उसको फुलफिल भी करना है ना। तो ये प्रयोग के लिए देख सकते हैं हम। और इसको लेके नाराज नहीं होना है कि बच्चों ने हमारी फोटो पे हाथ नहीं रखा है। बस ये सोचना है कि क्यों नहीं रखा है ना। क्योंकि रियल तो अगर पूछा जाए तो माँ बाप से बड़ा हीरो उनकी लाइफ का सेंटा क्लॉज कोई और नहीं होता है। रियल में तो सेंटा क्लॉज कोई होता नहीं है। माँ बाप ही उनके लिए सबसे बड़े सेंटा क्लॉज होते हैं। तो सबसे पहला जो क्वालिटी है वो है माँ बाप के लिए, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। आई नहीं, वी। यानी मैं ये कर सकता हूँ। एक होता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, एक और एक होता है कि हम मिलके ये काम कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें क्या होती है कि कई बार मैं में खत्म हो जाती हैं। अगर आप सिर्फ आई वर्ड्स का ज्यादा यूज करते हैं घर में, वी नहीं करते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक आगे चल के बच्चे जो है वो थोड़ा सा कट ऑफ होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि एक स्लोगन आता है ना, टुगेदर वी आर विनर। हम सब मिलके ही विनर होते हैं। तो बच्चों को कभी भी अपने से सेपरेट फील नहीं कराना है। कई बार रात होता है ना, हम बच्चों को बोलते हैं कि मैं तो ये काम कर लेता हूँ, आप नहीं करते हैं। तो अगर बच्चा काम नहीं करता है तो उसको मिलके हम बता सकते हैं कि चलो मिलके ये काम करते हैं। कोई भी काम अगर बच्चे को सिखाया जाता है तो उसको कॉपी करके ही बच्चा सीखता है। आप उसको साथ लेके तो काम करा सकते हैं, लेकिन आप बोले कि मैं ये काम करता हूँ आप नहीं करते हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा वो उन चीजों से डरने लग जाएगा और अपने माँ बाप के लिए भी ये सोचने लग जाएगा कि किसी जल्लाद से कम नहीं है। पहले हिटलर दीदी आता था ना, तो वो उस तरह की फीलिंग आती है कि बहुत ज्यादा ज्यादा स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट रहना अच्छी बात है, लेकिन कई जगह पे सॉफ्ट भी होना बहुत जरूरी है। तो आई से ज्यादा वी वर्ड्स का ज्यादा यूज करना है घर में, ताकि उनको एक फीलिंग आए टुगेदरनेस की, कि वो परिवार से अलग नहीं है। अगर हो सकता है उनको कुछ ऐसा नहीं आता, तो वो सीख के आगे उसको कर सकते हैं। तो आई से ज्यादा वी वर्ड्स का, मैं से ज्यादा हम वर्ड्स का ज्यादा यूज करना है। जो माँ बाप यूज कर रहे हैं इसका मतलब वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं वो हम वर्ड्स का ज्यादा यूज करें। एक मूवी आई थी ना, एक दूसरे से करते हैं प्यार
हम मूवी आई थी ना एक, उसमें ज्यादातर हम वर्ड्स का ही ज्यादा यूज किया था। और एक परिवार जो होता है ना वो संगठित होता है तो वो बहुत भारी पड़ता है सब पे, है ना। एक और एक 11 होते हैं, तो एक और एक आप 11 हो गए, और उसके बाद परिवार को आपने मिला लिया तो आप बहुत बड़ी पावर और शक्ति बन पाते हैं। लोग डरते नहीं है, प्यार से भी कई बार क्या होता है समझाना पड़ता है, कई बार डरा के नहीं प्यार से भी समझाना पड़ता है। एक साम दाम दंड भेद आपने सुना है ना, तो वो सारी चीजों को लेके बच्चों पे अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि हमेशा मार से ही बच्चे समझते हैं, छोटा होता है बच्चा और कई बार हम सोचते हैं कि ये ट्रीटमेंट ही सबसे अच्छा होता है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो कई बार सर्दी जुकाम बुखार की दवाइयाँ अलग अलग होती है कि नहीं होती है ना। तो हमें क्या है कि बस इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसको समझना है बच्चे को। हमेशा डांट के भी नहीं, हमेशा प्यार से भी नहीं, और आई से ज्यादा वी का यूज करना है। नेक्स्ट है पेशेंस। ये बहुत जरूरी है। आपा नहीं खो देना है। कई बार बच्चों के साथ, कई बार हम क्या होता है पैसेंस नहीं रख पाते हैं बच्चों को समझाने के लिए या उनके साथ बॉन्डिंग बनाने में। हम लोग क्या होते हैं पैसेंस खो देते हैं। जैसे आप घर से बाहर से आए, बच्चे शोर कर रहे थे और आपको गुस्सा आया कि यार 2 मिनट तो शांति से बैठने दिया करो। अब बच्चों को थोड़ी ना पता होता है कि शांति क्या होती है। उनके लिए तो वही शांति होती है, क्योंकि बच्चों की खेलने की उम्र है, तो उनके लिए तो सबसे बड़ी शांति क्या है, खेलना। उनको तो पसंद क्या है, खेलना। सारा सबसे ज्यादा खेलने को अगर मिल जाए तो उससे बड़ी शांति उनके लिए कुछ नहीं होती है। तो आप बच्चों के साथ थोड़ा पेशेंस बना के रखें, हर बात पे गुस्सा ना करें। क्योंकि आज अगर बच्चे नहीं खेलेंगे तो क्या बुढ़ापे में खेलेंगे, और बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो क्या बाद में बड़े होके करेंगे। क्योंकि शरारत बच्चे का गुण होता है, क्वालिटी होती है। हम क्या करते हैं उसको, वो शरारत ही उससे छीन लेते हैं। एक बच्चे में शरारत है और हम बोलते हैं कि ये बहुत नालायक है। नालायक नहीं है, वो बच्चे की क्वालिटी है कि वो बच्चा बचपन से अगर जो शरारती होते हैं ना, वो आगे चल के बहुत इंटेलिजेंट भी सिद्ध करते हैं अपने आप को। और जो बच्चे बिल्कुल सीधे साधे होते हैं ना, वो बाद में फिर बहुत सीधे ही रह जाते हैं। तो इसलिए बच्चों को शरारत अगर कर रहे हैं तो उनको डांटना नहीं है हर चीज पे। मतलब बात बात पे टोका टोकी करेंगे तो बच्चे को लगेगा कि यार किस घर में जन्म ले लिया है, क्या हो रहा है मेरे साथ में, कोई कैद तो नहीं मिल गई, कैद की सजा सजा वगैरह तो नहीं मिल गई है। देखिए, पिंजरा चाहे लोहे का हो या सोने का हो, पिंजरा पिंजरा ही होता है। अब एक गरीब घर में बच्चा है या अमीर घर में, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप उसको एक फीलिंग दे रहे हैं पिंजरे वाली, उसको कैद करके रखना चाहते हैं। वो खुली आसमान का परिंदा है। और हम क्या करते हैं, हमारे बच्चे हम जहाँ कहें वहां बैठे, जहाँ कहें वहां उठे। तो वो बचपन में अगर वो है, अपने बचपन से गुजर रहे हैं, तो उसको ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि वो एक पिंजरे में रहता है। और उस पिंजरे वाली लाइफ से थोड़ा आजाद करके एक विचार उसके भी लेके चलने हैं साथ में, है ना। तो पैसेंस बना के रखना बहुत जरूरी है। स्पेशली क्या होता है कि जब जॉब वाले जो लोग होते, कई बार मुझे भी पहले बहुत गुस्सा आता था, अब कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेता हूँ। अब यहाँ से जो सीखी हैं चीजें, उन चीजों को कहीं ना कहीं सीख के अब इतना नहीं करता हूँ। हाँ, अब भी ज्यादा है, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है तो वो बदलाव नहीं आता है इतनी गुस्से, है ना। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उस गुस्से को अंदर पी लेते हैं कि गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करना सीख गए हैं कि हाँ, हर बात पे नहीं करना है गुस्सा। अगर हर बात पे करेंगे तो बच्चों के लिए हम कहीं ना कहीं विलन से ज्यादा नहीं रह जाएंगे, विलन की कैटेगरी में आ जाएंगे। फिर माँ बाप कम रह जाएंगे और विलन ज्यादा हो जाएंगे ना। नेक्स्ट है विलिंगनेस टू लर्न। थर्ड है आपका विलिंगनेस टू लर्न एंड ग्रो। नए जमाने के हिसाब से अपने आप को अपडेट कर लेना भी एक अच्छे माँ बाप की निशानी होती है। बच्चों को कुछ आता है तो आप अगर उनसे सीख ले तो दी बेस्ट है। कई बार क्या होता है, कुछ माँ बाप पूछते नहीं है अपने बच्चों से, जैसे उनको टेक्नोलॉजी में आजकल के बच्चे तो मास्टर होते हैं, तो उनसे कुछ सीखने की भी जरूरत होती है। कई बार आपके बच्चे वो चीजें सिखा देंगे शायद कोई बाहर का इंसान नहीं सिखा पाए, है ना। और वो टेक्नोलॉजी में हमसे कहीं आगे होते हैं, ये तो सच्चाई है ना। तो इतना एटीट्यूड और उसमें नहीं रहना है कि बच्चों से हम पूछेंगे तो वो क्या सोचेंगे कि इनको बहुत कुछ आता है और हमें नहीं आता है। तो देखिए,
जमाने का फर्क हमेशा रहता है, नए जमाने और पुराने जमाने का। तो जो उनको आता है वो उनसे लर्निंग का एटीट्यूड हमारे अंदर होना चाहिए, अदरवाइज तो क्या होगा, वो हम उनसे बहुत पीछे रह जाएंगे टेक्नोलॉजी के मामले में। और मैं तो हमेशा सीखता हूँ, अगर बच्चा कुछ बताता है ना और मुझे नहीं आता है, 8 साल के बच्चे से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, 5 साल के बच्चा भी आपको बहुत कुछ सिखा देता है। और कई बार वो बचपन वाली यादें होती है ना, वो नाव बनाना और कोई गेम खेलना, वो कई बार नए नए गेम्स जो होते हैं वो बच्चों से खेलने को मिलते हैं। तो कुछ नई चीजें बच्चों से जरूर सीखिए जो उनको आती हैं। ऐसा नहीं बनना है कि बिल्कुल ऐसे स्ट्रिक्ट रहना है कि आप बच्चों से कुछ पूछेंगे तो वो आपकी रिस्पेक्ट उतनी नहीं करेंगे। इस लेवल पे नहीं जाना है, इतना हार्डकोर नहीं होना है ना। सॉफ्ट भी होना है, थोड़ा हार्ड भी रहना है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी हमारे अंदर रहना बहुत जरूरी है। तो विलिंगनेस टू लर्न, अपने आप को अपडेट करने के लिए हमेशा तैयार रहना है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी। जिम्मेवारी कभी भी दी नहीं जाती है, ली जाती है। हम क्या करते हैं, एक जो काम होता है उसको सामने वाले पे टाल देते हैं, बेटे को बोलते हैं, बेटा अपने से छोटे वाले को बोलता है, और उससे भी कोई घर में छोटा होगा तो वो उसको बोल देता है। अक्सर यही होता है ना घरों में, बड़ा छोटे को बोलता है और उसका किसी पे बस चलता है तो वो उस काम को उस पे टाल देता है, और वो फिर कोई और बस चलता है, छोटी बहन है तो जोर से चिल्ला के उधर टाल देता है। ये अक्सर होता है। तो जिम्मेवारियां जब तक हम नहीं लेंगे तब तक बच्चे वो जिम्मेवारियां लेना नहीं सीखेंगे। कोशिश कीजिए जो काम आप कर सकते हैं वो हर चीज के लिए नीचे ना टालें, क्योंकि कई बार क्या होता है, घर में जो छोटा हो गया वो तो फिर 10 कामों में उलझा रह जाता है। इसलिए क्या होता है, एक घर में एक छोटे वाला होता है ना, उसको हर कोई काम बता के वो कहीं रास्ते में जा भी रहा होता है ना इधर उधर, तो भी उसको 10 काम करके ही निकलने होते हैं ना। तो घर में छोटा है बड़ा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो काम को डिस्ट्रीब्यूट करके काम करें। ऐसा नहीं है कि घर में छोटा है वही काम करेगा सारा, नहीं तो क्या होगा कि वो ऊपर से नीचे वाली पीढ़ी चलती चली जाएगी, और ये होगा कि छोटे के ऊपर ज्यादा प्रेशर होगा, और बड़ा और उससे बड़ा फिर उस तरह की फीलिंग्स नहीं ले पाता है। तो कोशिश ये कीजिए कि घर में कोई छोटा है उम्र में बड़ा है, एक डिस्ट्रीब्यूट करके काम करें, ताकि सामने वाले बच्चों को भी ये फीलिंग ना है कि मेरे ऊपर सारा बर्डन डाल दिया जाता है ना। ये बातें शायद बच्चा बोले ना, लेकिन फील जरूर करता है इस चीज को कि मैं घर में छोटा हूँ इसलिए मुझे सारी जिम्मेवारियां दे दी जाती है ना। तो ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए, अगर आती है तो इसमें कहीं ना कहीं हमें इसको समझना है कि जिम्मेवारियां लेके और उसको बोझ को नेचुरली कम किया जाए। अब नेक्स्ट जो है वो है वल्नरेबिलिटी, यानी कि कभी कभी अपने इमोशंस दर्द को भी बच्चों के साथ शेयर कर लेना चाहिए। एक वो डायलॉग आता था ना, मर्द को दर्द नहीं होता है, क्यों नहीं होता है भाई, होता है, सबको होता है, बताते नहीं है बस, होता तो है ना। और किसी और के साथ शेयर करने से ज्यादा अच्छा है अपने बच्चों के साथ ही शेयर कर लिया जाए। क्या पता बच्चे उस फीलिंग्स को समझ लें आप, बच्चे तो समझते ही है, जो हमारा पार्ट है वो। तो अपनी फीलिंग्स जो है, कई बार परेशानियां जो चल रही होती हैं आपकी लाइफ में, अपने बच्चों के साथ थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट और बॉन्डिंग जरूर रखिए। ऐसा फीलिंग नहीं रखना है, बस कई बार एक पिता इस चीज को स्पेशली शेयर नहीं करता है, क्यों कहते हैं बच्चे, वो कहते हैं लड़के रोते नहीं है, या फिर उनको दर्द नहीं होता है, मर्द को सबको दर्द होता है। इसी वजह से साइलेंट हार्ट अटैक आ रहे हैं, पता है आपको। ये जितने साइलेंट हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं ना इंडिया में, कल टॉपिक हुआ था ना, साइलेंट हार्ट अटैक बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वो अपने इमोशंस को दबा के रख लेते हैं कई बार माँ बाप, और वो फिर अंदर ही अंदर क्या होता है, वो चलता रहता है, और जो अंदर चल रहा है वो कभी ना कभी तो बाहर आएगा ही आएगा, और फिर वो हार्ट अटैक का रूप ले लेता है। तो इस अगर आप इमोशनल हार्ट अटैक से बन साइलेंट हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं, तो अपने भी फीलिंग्स होती हैं, अपने को भी दर्द होता है, मर्द को भी दर्द होता है, वो डायलॉग नहीं सोचना है। तो बस जो फीलिंग्स है वो बच्चों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए, कोई प्रॉब्लम आई है, चैलेंजेस आई है, तो बच्चों को बताने में क्या दिक्कत है ना।
परिवार का हिस्सा है तो सुख दुख तो साथ ही चलने वाला है। ऐसा थोड़ी ना है कि हमेशा ही सुख रहेगा जिंदगी में। कभी कभी हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं। तो वो अप्स एंड डाउन बच्चों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि बच्चों को जिस दिन दुख हो गया ना, फिर तो उनको लगेगा कि पापा तो, मम्मी तो हमेशा सुख में रहती है, हमें ही दुख क्यों ज्यादा होता है। उनको भी पता होना चाहिए कि दुख सुख हमेशा लाइफ में आते रहने हैं। ये प्रॉब्लम चैलेंजेस पार्ट है लाइफ के, इससे आप भाग नहीं सकते हैं। दिन है तो रात है, रात है तो फिर अगले दिन सवेरा भी होता है, रात के बाद अगला सवेरा भी होना है। जवानी है तो बुढ़ापा भी आना ही है ना। तो नेक्स्ट है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट जो होती है वो अपनी इज्जत अपने ही हाथ में होती है। यानी रिस्पेक्ट चाहिए तो रिस्पेक्ट दो। अब किसको दे? हमारे जो एल्डर्स हैं, अगर हम उनके साथ रिस्पेक्ट से पेश आते हैं, तो वो बच्चे हैं वो हमारे साथ में रिस्पेक्ट से पेश आते हैं, क्योंकि ये कुदरत आपको वही चीज देते हैं जो आप इस दुनिया को देते हैं। आपके पास लौट कर वही आता है जो आप बांटना जानते हैं। अगर आप कुछ बांटेंगे ही नहीं तो लौट के क्या आएगा? कई बार हम क्या सोचते हैं कि हमारे बच्चे तो हमारी रिस्पेक्ट करें, लेकिन हम अपने सीनियर एल्डर्स की उतनी रिस्पेक्ट ना भी करें तो चलता है। हर चीज लौट के आती है। तो पहले ये देखना है क्या हम वो चीजें कर रहे हैं जो हम बच्चों को सिखा रहे हैं, क्योंकि आपके बच्चे कभी वो चीजें नहीं सीखते जो आप उनको बोलते हैं करने के लिए। वो तो वो सीखने वाले हैं जो आपको करते हुए देखेंगे वो। अगर हम सुबह उठ के अपने माँ बाप के पैर छूते हैं तो उनको समझाना नहीं पड़ेगा इस चीज के लिए, वो ऑटोमेटिकली वो करना स्टार्ट कर देंगे। अगर हम अपने माँ बाप के पास 15-20 मिनट बैठते हैं ना, तो उनको समझाना नहीं पड़ेगा इस चीज के लिए, वो अपने आप टाइम देना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि कुछ चीजें ना बोल के नहीं करके बताई जाती हैं। अगर सिर्फ बोल के ही बताई जाती तो प्रैक्टिकली कब हो पाएगा फिर, है ना। तो इसलिए ये ध्यान रखें कि कुछ चीजें सिखाने के लिए हम जो प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं वही बच्चे उसको कॉपी करके नेक्स्ट मूव ऑन हो जाती है। तो रिस्पेक्ट हमारे ही हाथ में है, अपनी रिस्पेक्ट अपने ही हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी परसिस्टेंट एफर्ट। यानी कि कभी भी कोई काम अगर हम कर रहे हैं तो उसमें आपको जल्दी से गिव अप नहीं करना है। यानी हमें बच्चे देख रहे हैं कि ये जल्दी आज कोई काम किया, 2 साल बाद कोई काम किया, 3 साल बाद कोई काम किया, तो आपके बच्चे क्या देख रहे हैं कि मम्मी पापा किसी भी काम में सक्सेसफुल नहीं हो रहे। काम करते हैं छोड़ देते हैं, कोई काम करते हैं शुरू फिर छोड़ देते हैं। अब आपके बच्चे के माइंड में क्या जा रहा है सिचुएशंस को लेके कि छोटे छोटे काम ऐसे ही चेंज होते रहते हैं। तो यानी कि एक काम को पकड़िए, उसमें फिर सक्सेस की तरफ उसको लेके जाइए, कंसिस्टेंसी से उस काम को करिए और उसमें सक्सेस होके दिखाइए, क्योंकि आपके बच्चों के लिए सबसे बड़े एग्जाम्पल आप ही हैं। आप जो कर रहे हैं उसका आने वाले टाइम में इफेक्ट पड़ना ही पड़ना है। वो कैसे पड़ेगा, नेगेटिव पड़ेगा या पॉजिटिव पड़ेगा, वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे आने वाले टाइम में छोटी छोटी प्रॉब्लम में गिव अप ना करें, तो हमें भी सेम एज इट इज यही करना है कि हमें भी छोटी छोटी प्रॉब्लम में, चैलेंजेस में और अपने वर्क में गिव अप नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि 1 साल कोई काम कर लिया उसको छोड़ दिया, 2 साल कोई काम किया उसको छोड़ दिया। तो बच्चों पे भी सेम वही चीज आने वाले टाइम में आ जाएगी और फिर वो सोचेंगे ये चीजें तो हमने सिखाई नहीं थी, तो ये कॉपी कहाँ से हो गई। वो कॉपी होने में कहीं ना कहीं हमारा भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो कई बार कंसिस्टेंसी परसिस्टेंट एफर्ट करें। वो काम जो आपने शुरू किया है, पहले तो कोई काम शुरू करने से पहले 10 बार सोच ले कि ये काम मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ, वो सही है, और फिर उसमें फिर जी जान लगा के अपना दिन रात एक कर दीजिए और उसमें सक्सेसफुल होने के लिए पूरा जान लगाइए। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ भावनाओं से के साथ साथ में ये भी सोचना है कि सामने वाले की भी सुने, बच्चों की भी सुने। ऐसा नहीं है कि एक ही डिसीजन है, मैंने जो बोल दिया वो तो बोल दिया। वांटेड वाला सीन नहीं होना चाहिए कि अगर मैं कमिटमेंट कर देता हूँ तो अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ। तो कई बार सुन लेना भी जरूरी होता है ना। तो क्या पता कुछ चीजें सामने वाला सही बता रहा हो, कोर्ट भी इस चीज की इजाजत देता है कि
दो वकील होते हैं, दोनों की सुनी जाती है, एक की नहीं सुनी जाती, और फिर बाद में ही फैसला सुनाया जाता है। तो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, सिर्फ अपनी ही चलाने की नहीं सोचनी है। कई बार क्या होता है कि हम क्या सोचते हैं कि बस हमने जो बोल दिया वो फुल एंड फाइनल है, बाकी हम नहीं सुनने वाले हैं। बच्चा क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, पहले सामने वाले को खाली तो करो, क्या बोलना क्या चाह रहा है, उसके अंदर जो फीलिंग्स है उसको पहले सुनने में तो, समझने में तो जरूरी है ना, कि जब तक समझेंगे नहीं उस चीज को, सुनेंगे नहीं, तब तक हम फैसला कैसे सुना सकते हैं। फिर तो वही आ जाएगा कि एक तरफा फैसला हो जाएगा, है ना। और एक तरफा फैसला कभी सक्सेसफुल नहीं होता है। आज बच्चा शायद आपको कोई चीज आपको बता रहा है अपनी लाइफ की, लेकिन अगर हम ऐसे फैसले अगर सुनाते रहेंगे तो आने वाले टाइम में वो बच्चा आपको वो बात नहीं बताएगा जो आज उसने हिम्मत करके बताई है ना। तो समझना तो है, लेकिन सही गलत क्या है फिर उसको आप डिप्लोमेटिकली, अगर वो उसके लिए अच्छा नहीं है तो उसी की भाषा में उसको हम समझा सकते हैं। गलत है सही है आपको तो पता है, लेकिन उसको समझाने के लिए पहले सुनना तो पड़ेगा। अगर सुनेंगे नहीं और सीधा डिसीजन सुना देंगे तो फिर तो वहीं पे केस रफा दफा हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट है, लास्ट, नेक्स्ट प्लेफुलनेस, यानी कि एक बच्चा हमारे अंदर भी जिंदा रहना चाहिए। उम्र चाहे कितनी ही हो जाए, अंदर का बच्चा नहीं मरना चाहिए। कई बार क्या होता है, जिम्मेवारियों के बोझ के तले हम अपने आप में इतने बिजी हो जाते हैं कि बच्चों के साथ बड़े हो जाते हैं, या फिर कितने ही आपका बच्चा 2 साल का है या 50 साल का है, आपको भी अपने बच्चों के साथ में बच्चे की तरह ही रहना है। जो बच्चा प्लेफुलनेस है ना, वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। उनके साथ खेलना, उनके साथ बैठना, छोटी छोटी बातों पे हंसी मजाक करना, वो कभी घर में खत्म नहीं होना चाहिए। अगर ये खत्म हो गया ना, तो सारे घर में इमोशनल फीलिंग घूमती रहेंगी, डिप्रेशन वाली फीलिंग घूमती रहेंगी। तो कभी साथ में बैठ के प्लेफुलनेस, कोई गेम आप खेल सकते हैं साथ में, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सिर्फ बैठना ही काफी नहीं होता है, कुछ चीजें आप खेल में इन्वॉल्व करेंगे तो फिर बच्चा क्या है, एक कंफर्ट फील करता है, और एक बॉन्डिंग हमारी हमेशा के लिए बनी रहती है। प्लेफुलनेस अगर हमारे अंदर है, अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखना है, उसको मरने नहीं देना है। इसी वजह से तो हम बीमार हो जाते हैं, इसी वजह से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, और कई बार बच्चे भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। जब घर में सारे इमोशनल हो जाएंगे तो फिर हंसी मजाक कहाँ से होगा, है ना। तो थोड़ा सा प्लेफुलनेस अपने अंदर का बच्चे को जिंदा रखिए, ताकि माहौल जो है खुशनुमा बना रहे, शांत बना रहे। ऐसा ना हो कि हमेशा ही बस ऐसे अकड़ के बैठा रहे और बोल, सब डरते हैं मेरे से इसलिए नहीं बोलते। क्यों भाई, इतना क्यों डरते हैं, है ना। इतना भी डर आगे नहीं रखना है बच्चों को कि आपके सामने बच्चे हंसने भी से भी डरे। अब इस चीज का आप एक्सपेरिमेंट पता है कैसे कर सकते हैं, जब आप बाहर से घर आते हैं ना, तो क्या आपके बच्चे अलग अलग कमरों में जाके छिप जाते हैं या फिर आपके पास आते हैं। इस चीज का एक्सपेरिमेंट यही है कि अगर बच्चे आपसे डर रहे हैं, आपके सामने हंसने से भी डर रहे हैं, तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं प्लेफुलनेस हमारी खत्म हो चुकी है, और बच्चों को भी हम वो चीजें नहीं करने देना चाहते हैं ना। तो प्लेफुलनेस हमारी जिंदा रखें, अंदर की बच्चे को जिंदा रखें। और लास्ट है हमारा केयरिंग। परिवार को मालिक बनकर नहीं, माली बनकर संभाले। मालिक नहीं बनना है परिवार के लिए, माली बन गए। मालिक क्या काम करता है, पौधों को पानी तो देता है, लेकिन वो ये नहीं कहता ये मेरे ही पौधे हैं, मैं इनके साथ जो चाहे वो बर्ताव करूँ, है ना। तो परिवार को हमेशा माली बनकर संभालना है, मालिक बनकर नहीं संभालना है। जो ध्यान तो सबका रखता है, लेकिन अधिकार किसी पे नहीं जताता है। इमोशंस तो सबके लिए रखता है, लेकिन अपना अधिकार नहीं जमाता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है ना। तो अपनी प्रॉपर्टी समझ के ना फील करें, माली बन के रहें, और वो ऐसा माली बन के रहें बच्चों के लिए, ताकि वो एक लगे कि कोई केयरिंग कर रहे हैं। लेकिन अपना अधिकार नहीं जताना है कभी भी। अगर आप अधिकार हम लोग जताते हैं बच्चों पे, तो फिर क्या हो जाता है कि माँ बाप तो अपने ही उस पे चलते हैं, अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशन है इनके, अपने ही चीजें हैं, स्ट्रेटेजी है, हमारी कोई घर में नहीं चलती है ना। तो टाइम काफी हो चुका है। वैसे तो एक स्टोरी थी, चलो कोई नहीं, फिर कभी शेयर करेंगे वो स्टोरी आपके साथ में, है ना।
तो टाइम काफी हो चुका है, आज नवरात्रे भी हैं तो बहुत सारे लोगों को काम भी होगा काफी, तो आज का सेशन यहीं तक है। आप सभी से कल मुलाकात करेंगे। आई होप कि ये 10 क्वालिटी में से आपको ये चेक करना है कि मेरे अंदर वो इनमें से कौन कौन सी क्वालिटीज हैं और किस में मुझे इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत होती है, क्योंकि हर बार हम ही सही नहीं होते हैं, कई बार बच्चे भी सही हो सकते हैं, है ना। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। Thank you, Thank you, sir. sir. Good morning, Bye sir. Very good bye. morning. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Good morning.